अभी हमने स्वर संधि के अंदर जो है दीर्घ संधि और स्वर संधि के 5 उपभेद देखे थे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर अब हम पहला जो है वो पहली संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि का हम यहाँ पे परिभाषा भी देखेंगे और इसके उदाहरण भी देखेंगे। तो ध्यान रखना है कि वर्ण विभाजन में हमने देखा था कि दीर्घ स्वरों का जो निर्माण होता है वो कौन कौन से वर्णों से होता है। इसको सजातीय स्वर संधि भी कहा जाता है। सजातीय स्वर संधि भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने इसके जो नियम थे उसमें देखा था कि ए और आ के साथ में अगर ए या आ जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पे आ बनता है। ई और दीर्घ ई के साथ में अगर ई और दीर्घ ई आ जाता है तो भी क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है। ऊ और ऊ के साथ में तो दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा 3 तरीके से शब्दों का निर्माण होता है। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जहां ह्रस्व या ह्रस्व का अर्थ पहले बताया गया था कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, इनको एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इनको लघु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या हमने 4 देखी थी कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर क्रमशः एक दूसरे के बाद आने पर क्रमशः दीर्घ स्वर कौन से, आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। एक बार हम इस परिभाषा को दोबारा देखते हैं। देखना क्या लिखा है, दीर्घ स्वर संधि, इसको सजातीय स्वर संधि भी कहा जाता है। ए और आ के साथ में अगर ए और आ जाए तो वहाँ पे क्या बनता है, आ बनता है। ई और ई के साथ में अगर ई और ई आ जाए तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। ऊ और ऊ के साथ में अगर ऊ और ऊ आ जाए तो उसके इसका भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा इन दोनों में से कोई भी हो सकता है और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो भी इन दिनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा परिणाम आएगा वो दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि जहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि यहाँ पे ह्रस्व स्वर भी पहले आ सकता है या दीर्घ स्वर भी आ सकता है। यहाँ पे जहाँ ह्रस्व या दीर्घ स्वर क्रमशः एक दूसरे के बाद आने पर क्रमशः क्या बनेंगे, दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। अब हम एक एक का इसमें क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे कौन सी संधि का निर्माण होता है, वहाँ पे दीर्घ संधि का निर्माण होता है। इसमें 3 तरीके से शब्दों का निर्माण हमने देखा, कैसे ए और आ के साथ में क्या आ रहा है, ए और आ जाए तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। ई और ई के साथ में छोटी ई और दीर्घ ई आ जाए तो भी किसका निर्माण होगा, दीर्घ ई का होगा। ऊ और ऊ के साथ में दीर्घ ऊ और छोटे ऊ आ जाए तो भी किसका निर्माण होगा, दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। तो दीर्घ स्वर संधि में 3 तरीके शब्दों का क्या होगा, निर्माण होगा। हम एक एक का हम यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। अब हम सबसे पहले इस ए और ए का हम विभाजन करेंगे कि ए और आ के साथ में अगर
ए और आ जाए तो हम इसके और अधिक विभाजन क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके आधार पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसका शब्दों का निर्माण देखेंगे। अब ए और ए, अगर पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर ए आ रहा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी अगर ए आ रहा है तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, तो भी आ बनेगा। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है जो ए आ रहा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो आ रहा है तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ बनेगा। फिर आप देखेंगे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और यहाँ पे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए आ रहा है तो भी आ बनेगा। अब आप देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, आ रहा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या आ रहा है, आ रहा है तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो इम ए का हमने विभाजन किया है, इस विभाजन का हम और अधिक विभाजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि इसमें 3 तरीके से शब्दों का निर्माण होगा। पहला दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ का निर्माण होगा। अब हम ए का हम विभाजन करते हैं, ए का अगर हम विभाजन करते हैं तो आप ही देखेंगे कि निर्माण किसका होगा, आ का होगा। और पहली बात जिसमें हमें देखेंगे कि जो प्रथम शब्द होगा, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें जो आएगा सिर्फ क्या आएगी, मात्रा के रूप में क्या आएगा, स्वर आएगा। क्या आएगा, मात्रा के रूप में स्वर आएगा। हम स्वर संधि में देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या आना चाहिए कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर आएगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या आएगा, स्वर आएगा। लेकिन जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण में जो स्वर आएगा वो कैसे आएगा, सिर्फ मात्रा के रूप में आएगा, पूर्ण स्वर नहीं आएगा। फिर हमें देखते हैं कि द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा उसमें क्या होगा, स्वर जो होगा वो मूल रूप में आएगा। कैसे होगा, स्वर मूल रूप में होगा। कैसे होगा, यहाँ पे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या आएगी, सिर्फ उसकी मात्रा आएगी। और द्वितीय शब्द में जो होगा उसमें प्रथम वर्ण में क्या होगा, वहाँ पे ए यानी आ, ये जो होंगे मूल जो स्वर हैं 11 में से कोई भी एक वर्ण आएगा और उन दोनों में क्या होगा, वर्ण विकार होगा। वर्ण विकार होगा तो जो प्रथम शब्द का संधि में हमने देखा था कि जो वर्ण विकार होगा वो 2 तरीके से होगा। कैसे होगा, या तो दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा या जो प्रथम शब्द की जो मात्रा होगी उसमें क्या हो जाएगी, मात्रा में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी मात्रा दीर्घ बन जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना। इसका हम एक उदाहरण भी देखते हैं कि जो इसके जब हम उदाहरण देखेंगे, पहले हम इसके उदाहरण देखेंगे, इन चारों के हम अलग अलग उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो हम इसके अब एक एक के उदाहरण देखते हैं कि अगर प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ए है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए है तो दोनों क्या बनाएंगे, यहाँ पे आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पे आ बनाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे अब एक शब्द लिखा मैंने गीत धन अवली, एक शब्द लिखा मैंने गीत धन अवली। अब हम देखा कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा तो इसमें किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ए। यहाँ पे किस रूप में आया है, सिर्फ मात्रा के रूप में आया है, सिर्फ मात्रा के रूप में आएगा, ठीक है। पूरा स्वर यहाँ पर नहीं आएगा। और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा ए, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पूर्ण मूल स्वर के रूप में आया है, मूल स्वर के रूप में आया है। अब आप ये देखेंगे कि हमने देखा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या है, यहाँ पे ए है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है, यहाँ पे ए है और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो इस शब्द में आप देखेंगे कि तय के अंदर किसकी मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा है और अवली में भी क्या है, ए है। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ण विकार होगा। वर्ण विकार होगा तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, हमने देखा था कि वर्ण विकार होगा। वर्ण विकार भी 2 तरीके से होगा, या तो दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा या प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण उसकी मात्रा में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आप देखेंगे तो ये शब्द बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे गीतावली बनेगा।
क्या बनेगा, गीतावली बनेगा। फिर आप देखेंगे जो वर्ण विकार हुआ, ए और ए मिलके क्या बन गए, यहाँ पे आ बन गए। तो अब आप देखेंगे जो गीत धन अवली लिखा है हमने, अब इसमें ये इसकी मात्रा जुड़ जाएगी तो ता में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पे ए की ध्वनि है और ए मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पे आ बना देंगे और शब्द क्या बन जाएगा, गीतावली। तो आप देखना है यहाँ पे कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें सिर्फ स्वर की क्या आएगी, मात्रा आएगी, और द्वितीय शब्द में जो प्रथम वर्ण है उसमें क्या आएगा, पूरा स्वर आएगा। और उन दोनों से क्या होगा, एक वर्ण विकार होगा। वर्ण विकार में कैसे होगा, ए और ए मिलके क्या बनाएंगे, आ बना देंगे और शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे गीतावली शब्द बन जाएगा। अब दूसरा शब्द देखते हैं हम, अब इस शब्द में भी आप देखेंगे कि द के अंदर क्या है, ए की मात्रा है। क्या है, सिर्फ, क्योंकि कोई भी व्यंजन तभी पूर्ण होगा जब उसके अंदर क्या होगा, स्वर होगा। अगर स्वर रहित है तो उस व्यंजन का कोई भी महत्व नहीं होता। उसके साथ अगर स्वर मिल जाता है उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे मतलब वो वर्ण क्या हो जाता है, व्यंजन क्या हो जाता है, पूर्णता प्राप्त कर लेगा। अब इसमें भी क्या है, ए है और साथ में देखना ए के साथ में क्या है, अनुस्वार है। अब ए और ए मिलके क्या बना जाएंगे, यहाँ पे आ अनुस्वार के साथ में आएगा और शब्द क्या बन जाएगा, क्यों भाई इस मैं से भी अपन को मतलब नहीं है, ध से भी अपन को कोई मतलब नहीं है। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है द और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है, इन दोनों में क्या होगा, वर्ण विकार होगा और शब्द क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ठीक है। तो अब जो इसमें ए और ए मिलके क्या बन जाएंगे, मदांध। शब्द क्या बन गया यहाँ पे, मदांध बन गया। शब्द क्या बन गया, मद धन अंध, शब्द क्या बन गया यहाँ पे, मदांध। यानी जो मद में अंधा हो, मत वाला हो, यानी कि मय यानी पीने के बाद जिसको किसी तरह का कोई नशा हो जाता है, उसको होश आवास में नहीं रहता, उसके लिए क्या शब्द बन गया यहाँ पे, मदांध बन गया। तो दोनों में आप देखेंगे ए और ए मिलके क्या बना गए, यहाँ पे आ बना गए और दे की मात्रा में क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, फिर अगला उदाहरण हम देखते हैं, अक्ष धन अंश। इसमें भी आप देखेंगे अक्ष धन अंश। अब इसमें भी क्या है, ए है और ये भी क्या है, अनुस्वार के साथ में है। तो जो नया बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा और शब्द क्या बन जाएगा, ऐसे अपन को कोई मतलब नहीं। अक्षा की मात्रा में क्या होगी, यहाँ पे ए की मात्रा है तो अब ए और ए मिलके क्या बना गए, आ बना गए। तो इसकी मात्रा में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा, अक्षांश। ठीक है, जो रेखाएं होती है पृथ्वी के, अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं उसके लिए क्या शब्द आता है, अक्षांश रेखाएं यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब आप देखेंगे वात धन अयन। अब इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है और दोनों मिलके क्या बना गए, या आ बना गए और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, वातायन। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, वातायन शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो ए और ए मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आ बना रहे हैं। तो जो बढ़ोतरी होती है वर्ण में, जो मात्रा में जो बढ़ोतरी होगी वो किसकी मात्रा में होगी, ता की मात्रा में हो जाएगी, क्योंकि तय यहाँ पे क्या है, ए के साथ है और ए मिलके क्या बना गए, आ बना गए। तो इसमें क्या हो गया, एक वर्ण विकार उत्पन्न हो गया। तो इन सारे शब्दों में क्या है, यहाँ पे दीर्घ संधि के उदाहरण ये सारे हैं। अब देखना एक अगला हम देखते हैं, जैसे श्वेत धन अंबर। अब इसमें भी ए है और इसमें भी ए है तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पे आ बना देंगे और शब्द क्या बन जाएगा, श्वेतांबर। श्वेतांबर शब्द क्या बन गया यहाँ पे, श्वेतांबर। तो आप देखें कि इनमें सब में ए है और इसमें भी ए है तो दोनों मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे आ बना दिए। अक्षांश में भी, अक्ष में भी ए है
और अंश में भी ए है, तो दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, आ बनेगा, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, अक्षांश बन जाएगा। जितने भी शब्द हमने लिया है, इस दोनों अगर दो शब्दों का या दो ध्वनियों का हमने मेल किया है, उन सब में आप देखेंगे कि उनमें क्या हो गया, वर्ण में बढ़ोतरी हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्ण में बढ़ोतरी हो जाती है, और शब्द में क्या हो जाए, एक नए वर्ण का क्या हो रहा है यहाँ पे निर्माण हो रहा है। इसलिए इन सारे शब्दों में क्या है, संधि है। जरूरी नहीं है कि सारे शब्दों में संधि हो, कुछ शब्दों में प्रत्यय होता है, कुछ में उपसर्ग होता है, किसी में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों हो सकते हैं, किसी में संधि भी हो सकती है और प्रत्यय भी हो सकता है, साथ में उपसर्ग भी हो सकता है। तो इस तरह के सब परीक्षा में भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि इस शब्द में संधि कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है, वो भी हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम सामान्य जो दीर्घ संधि के जो उदाहरण देख रहे हैं, उसमें आप देखें कि ए और ए मिलके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। ये इसके पहले के उदाहरण है। जैसे एक शब्द और देखते हैं हम, हिमधन अद्री। तो मैं के अंदर क्या है, ए है, और ये भी क्या है, ए है, दोनों क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, हिमाद्री। हिम का अर्थ होता है बर्फ, और अद्री का अर्थ क्या होता है, पर्वत के लिए आता है। जो पर्वत बर्फ से ढका हो उसके लिए क्या शब्द आएगा यहाँ पे, अद्री आएगा, ना कि आद्री आएगा। ध्यान रखना, हिमाद्री शब्द अगर आ जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, तो उसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, हिमधन अद्री होगा, न कि आद्री होगा। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे चरधन एचर, चरधन एचर, इसमें भी क्या है, ए है, और ये भी क्या है, ए है, दोनों क्या बना देंगे, आ बना देंगे। तो फिर अब क्या परिवर्तन होगा, रे की मात्रा, च के अंदर क्या है, अभी ए की मात्रा है, इसके अंदर किसकी मात्रा आ जाएगी, यहाँ पे आ की ध्वनि आ जाएगी, वो शब्द क्या बन जाएगा, चरा, चर बन जाएगा। इसी तरह आप देखना, मृगधन अंक, मृगधन अंक, इसमें भी क्या है, ए है, और ये भी क्या है। साथ में ये भी देखना, अगर इस पे अनुस्वार लगा है तो वो अनुस्वार भी अगले वर्ण पे क्या चले जाएगा, अपने आप चला जाएगा। तो जो वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, अनुस्वार के साथ में आ का निर्माण होगा, और ये जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, मृगांक बनेगा। और मृगांक किसको कहते हैं, खरगोश को कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं। इसके 17 अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ निकलते हैं इसके, 17 अर्थ निकलते हैं। खरगोश भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए और ए मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आ का निर्माण कर रहे हैं। फिर आप देखना, एक शब्द और देखते हैं हम, कुशधन आसन, कुशधन आसन। तो इसमें भी क्या है, ए है, और इसमें देखेंगे आप क्या है, आ है। क्या है इसमें, आ है। अब तक हमने क्या देखा था, ए और ए मिलके क्या बना रहे, आ बना रहे। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। तो नए शब्द का जो निर्माण होगा वो क्या होगा, कुशासन। क्या बनेगा, कुशासन। अब इसमें आप देखेंगे कि कु क्या है, इसमें उपसर्ग है, और शासन क्या है, इसमें मूल शब्द है। कुशासन का अर्थ होता है जो बुरा शासन जो होता है, उसके लिए क्या शब्द बनाया है यहाँ पे, कुशासन शब्द का निर्माण हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर किसी भी शब्द में अगर आ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, तो इस शब्द, इसका अर्थ है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। फिर हम देखते हैं वीरधन अंगना, वीरधन अंगना। तो वीर में आप देखेंगे ए, और ये भी अनुस्वार के साथ में है। तो जो अगला जो हमारा इससे जो निर्माण होगा वो क्या होगा, अनुस्वार के साथ में आ का निर्माण होगा, और नए शब्द क्या बनेगा यहाँ पे, वीरांगना। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है वीरांगना। आपके जो पाठ्यक्रम के अंदर युग्म शब्द का भी एक बिंदु लगाया हुआ है, उसमें 2 समान शब्द आपको दे दिए जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो वीरांगना क्या होता है, वीर की जो पत्नी होती है, जो युद्ध में शहीद हुआ, उस वीर की जो पत्नी होगी उसके लिए क्या शब्द आएगा, वीरांगना शब्द आएगा। और हम अब देखते हैं वारधन अंगना। अंगना का अर्थ होता है स्त्री। अंगना का अर्थ क्या होता है, एक तो होता आंगन, एक होता है आंगन, अंगन,
ठीक है। तो अंगना शब्द का अर्थ होता है स्त्री, और आंगन का शब्द का अर्थ होता है तो घर के बाहर जो चौक होता है उसके लिए क्या शब्द आता है, आंगन शब्द आता है। तो कई बार युग्म शब्द में ये भी पूछ लिया जाता है। तो वार धन अंगना, तो इसमें भी क्या है, ए है, और इसमें भी क्या है, अनुस्वार के साथ में है। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, वारांगना। और वारांगना किसको कहते हैं, वेश्या को कहते हैं। किसको कहते हैं, वेश्या को। अब देखना कि यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ई की ध्वनि आ रही है, तो कई बार वीरांगना भी दे दिया जाता है और वारांगना भी दे दिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि इस शब्द का जो है अर्थ क्या होगा। युग्म शब्द में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना कि वीरांगना जो होगी वीर की पत्नी के लिए आएगा, और वारांगना जो होगी वो किसके लिए आएगा, वेश्या के लिए आता है। जो नृत्य जो नाचती हैं उनके लिए क्या शब्द आएगा यहाँ पे, जो वारांगना शब्द यहाँ पर आएगा। अब आप देखना दीपावली शब्द अगर हम देखते हैं, जैसे एक शब्द लिखा मैंने दीप धन अवली, क्या लिखा मैंने, दीप धन अवली। तो इसके अंदर क्या है, ए, और इसके अंदर भी क्या है, ए, और दोनों मिलके क्या बना गए, आ, और शब्द क्या बन गया, दीपावली। शब्द क्या बना दिया यहाँ पे, दीपावली। तो दीप धन अवली, दीप का अर्थ दीपक होता है और अवली का अर्थ यहाँ पे क्या है, पंक्ति होता है। तो दीपों की जो पंक्तियाँ होती है उसके लिए क्या शब्द बना है, दीपावली। तो ध्यान रखना दीपावली शब्द ऐसे लिखा जाता है। तो दिवाली दिवाली करते रहते हैं, ये शब्द अशुद्ध है। सही जो शब्द होगा वो क्या होगा, दीप धन अवली, यानी दीपों की जो पंक्ति होगी उसके लिए क्या शब्द आएगा यहाँ पे, दीपावली शब्द यहाँ पर आएगा। अब आप देखना आगे हम चलते हैं, इसी के हम कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। नीलधन अंबर, क्या लिखा मैंने, नीलधन अंबर। अब इसमें भी आप देखें कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जो ए की क्या आई है, सिर्फ मात्रा के रूप में आया है। किसके रूप में आया है, सिर्फ मात्रा के रूप में। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो कैसा आया है, मूल स्वर के रूप में आया है। किसके रूप में आया, मूल स्वर के रूप में आया। और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, नीलांबर। नीला है जो अंबर, इसमें समास है, नीला है जो अंबर, नीलांबर शब्द बना। इसमें कौन सा समास है, इसमें बहुब्री समास भी है नीलांबर के लिए, ठीक है। तो ये नील धन अंबर, तो इसमें प्रथम शब्द में क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया, और द्वितीय शब्द में भी क्या आ गया, मूल स्वर आ गया। और दोनों को मिला करके ए और ए मिला करके क्या बना दिए यहाँ पे, और शब्द क्या बन गया यहाँ पे, नीलांबर शब्द का निर्माण हुआ है। अब आप देखना यहाँ पे जन्म धन अंतर। अब इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, और दोनों मिलके क्या बना गए, आ बना दिए। और शब्द क्या बन गएगा, जन्मांतर। यानी जन्म में जो अंतर होता है, जन्मों में जो अंतर होता है उनके लिए, भाई बहनों के जन्म में जो अंतर होता है उसके लिए क्या शब्द आ गया है यहाँ पे, जन्मांतर आ गया। या फिर मनुष्य का जो जन्म लेने का जो प्रक्रिया है कि पहले पुरुष योनि में आता है, फिर पशु पक्षियों की योनि में जाता है, तो उसके जो जन्म में जो अंतर आता है उसके लिए क्या शब्द बन गया यहाँ पे, जन्मांतर शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे एक शब्द और देखना, तिल धन अंजलि। कई लोग अंजलि शब्द शुद्धि के लिए पूछा जाता है। ध्यान रखना अंजलि जो शब्द है, ध्यान रखना अंजलि शब्द शुद्ध जो होगा वो ई की मात्रा हमेशा छोटी लिखी जाती है। अंजलि अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अंजलि में ई की मात्रा जो हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। तो तिलांजलि जो शब्द बनेगा वो कैसा बनेगा, तिलांजलि। इसी तरह आप देखेंगे श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। तो आप इसमें देखेंगे कि तिल धन अंजलि से क्या शब्द बना, तिलांजलि। और श्रद्धा धन, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या है, ए है और ए है, दोनों मिलके क्या बना दिए यहाँ पे, आ बना दिए। फिर आप देखेंगे कि इसमें क्या है, आ है और इसमें क्या है, ए है, और दोनों मिलके क्या बना दिए यहाँ पे, आ बना दिए।
तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे प्रारंभ में प्रथम वर्ण के जो है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर ए है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी ए है तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, तो भी आ बनाएंगे। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर आ रहा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर ए आ रहा है तो भी मिलके क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। अगर दोनों प्रथम और अंतिम वर्ण में अगर आ जाए तो भी किसका निर्माण होगा, आ का निर्माण होगा। तो ध्यान ये रखना कि दीर्घ संधि में जो परिणाम हमारे सामने जो आएगा वो किस रूप में आएगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ के रूप में हमारे सामने परिणाम आएगा, चाहे वो शब्द कैसा भी क्यों ना हो। अब हम आगे देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है, तो आप ध्यान रखने कि इन दोनों के मिलाने के बाद संधि कौन सी बनेगी, यहाँ पे रामायण बनेगी। तो इस शब्द में 2 जगह परिवर्तन हुआ है। कितनी जगह, 2 जगह परिवर्तन हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए है और ये भी क्या है, ए है, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो पहला परिवर्तन जो हुआ वो क्या हुआ कि मैं जो है, मैं है वो किस में बदल गया, यहाँ पे आ में बदल गया, यानी कि उसकी मात्रा में क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। दूसरा परिवर्तन जो है न है वो किस में बदल गया, यहाँ पे अण में बदल गया। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको अगर ऑप्शन के अंदर अगर दीर्घ संधि भी दे रखी है और व्यंजन भी दे रखी है, तो आपको कौन सी संधि को प्राथमिकता देनी है, पहले दीर्घ संधि को, क्योंकि इस शब्द के अंदर जो पहला परिवर्तन हुआ वो कौन से कहाँ पर हुआ है, माँ के अंदर हुआ। दूसरा परिवर्तन कहाँ हुआ है, यहाँ पे अण में हुआ। अगर परीक्षा में जैसे पूछ लिया जाए, जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है, और ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया जाए दीर्घ स्वर संधि, दूसरा दे दे आपको व्यंजन संधि, और तीसरा दे दे आपको गुण स्वर संधि, और फिर दे दे द में आपको ऑप्शन दे दे वृद्धि। तो आपको अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको पहले क्या करना है, इसमें दीर्घ स्वर संधि। अगर दीर्घ स्वर संधि का ऑप्शन जैसे नहीं है यहाँ पे, जैसे दीर्घ स्वर संधि का ऑप्शन यहाँ पे अगर दीर्घ स्वर संधि का जैसे ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, जैसे कि दीर्घ स्वर संधि का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ व्यंजन संधि का है, और यहाँ पे आपको दे दे वो जैसे अयादि दे दे या यण दे दे, कोई भी दे दे, ये अयादि संधि, और अब आपसे पूछे कि अब बताओ रामायण शब्द में कौन सी संधि है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यंजन संधि बतानी है। क्यों बतानी, क्योंकि इसमें जो प्रथम जो परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, माँ में हो रहा है, और माँ के अंदर आप देखेंगे कि परिवर्तन कौन सी संधि का हो रहा है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का हो रहा है, और न किस में बदल रहा है, अण में बदल रहा है। तो ये व्यंजन संधि का परिवर्तन है। तो ये व्यंजन संधि में हम देखेंगे कि जो न है वो अण में क्यों बदल जाता है, इसका एक नियम है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर रामधन अयन शब्द आपसे पूछ लिया जाए कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको दीर्घ संधि करनी है। अगर स्वर संधि दे दे तो स्वर संधि कर देना, अगर दीर्घ संधि देते तो दीर्घ कर देना, अगर व्यंजन देते तो व्यंजन कर देना। लेकिन प्राथमिकता आपको किसको देनी है, दीर्घ स्वर संधि को ही प्राथमिकता यहाँ पर आपको देनी है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, इसके और उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द आ जाए नारायण, जैसे हम संधि के साथ में संधि विच्छेद भी करेंगे, जिससे आपको ये लगे कि दोनों की तरह से आपका अभ्यास यहाँ पर हो जाए। तो राम की तरह ये शब्द भी रामायण शब्द की तरह ही है। अब इस शब्द का आपको क्या करना है, यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। तो इस शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, नाराधन अयन। अयन का अर्थ क्या होता है, रास्ता या मार्ग। जैसे रामायण शब्द में हमने देखा था कि रामायण शब्द का जो अर्थ है कि राम ने जिस मार्ग का पालन किया था,
जिस रास्ते पे चलने का प्रयास किया था, यानी चले थे वो, जिस रास्ते पे चले थे, तब उसका नाम क्या रखा गया था, रामायण लिखा गया था। और नारा धन अयन, तो नारा यानी नारा का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, जल के रूप में आता है। जल जिस रास्ते से जाता है उस शब्द को क्या कहते हैं, नारायण कहा जाता है। तो इस शब्द का भी अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और दोनों मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे आ रहा है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पे आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पे ए है, और दोनों मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे आ बना दिए। तो ध्यान आपको रखना है कि नारायण शब्द में अगर संधि आपसे पूछ ले तो पहले संधि कौन सी करनी है, आपको दीर्घ स्वर संधि करनी है। अगर उसके बाद अगर आपसे पूछे तो आपको व्यंजन संधि इसका ऑप्शन में, इसका विकल्प के रूप में देना होगा। दोनों अगर आपको साथ में एक साथ दे दे तो आपको क्या करना है, इसमें पहले आपको दीर्घ स्वर संधि करनी है और फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको व्यंजन संधि का इसमें उदाहरण आपको देना है। फिर आप देखेंगे कि दूसरा शब्द हम देखते हैं मध्य धन अंतर। तो इसमें भी क्या है, ए है और ये भी क्या है, ए है, दोनों मिलके क्या बना गए यहाँ पे आ, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे मध्यांतर। मध्य का अंतर यानी समय के लिए जो अंतर आता है उसके लिए क्या शब्द आ गया, यहाँ पे मध्यांतर शब्द आया। तो आप देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पे ए किस रूप में आया, सिर्फ मात्रा के रूप में आया है। और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या आया, यहाँ पे पूरा स्वर आया है, यानी कि पूर्ण स्वर आया है, और दोनों मिलके क्या बना दिए यहाँ पे आ। लेकिन आप देखेंगे जो अनुस्वार लगा है तो वो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो अनुस्वार आ के साथ में लगेगा, और साथ में शब्द के साथ में भी क्या होगी, यहाँ पे वर्ण में क्या हो जाएगी, मात्रा में क्या होगी, यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी। अब दूसरा शब्द हम यहाँ पे देखते हैं स्वर्ण धन अक्षर। स्वर्ण धन अक्षर। अब आप देखेंगे जो अण है इसके साथ में से पहले क्या है, र है, तो अण के अंदर कौन सा स्वर है, यहाँ पे ए के किस रूप में आया है, सिर्फ मात्रा के रूप में आया है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे ए है, तो ए और ए मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे आ बना दिए, और शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्वर्णाक्षर। तो संधि में दो तरीके से हमने परिवर्तन देखा था कि या तो दोनों वर्णों में परिवर्तन होकर के कोई नए वर्ण का निर्माण हो जाएगा, या पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देखें कि जो अण की मात्रा में क्या होगी, यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, उस शब्द क्या बन गया, यहाँ पे स्वर्णाक्षर शब्द का निर्माण हो गया है। अब आप देखेंगे एक शब्द और है त्रिपुर धन अरी। अब इसमें भी आप देखेंगे जो र है वो उसमें मात्रा किसकी है, ए की है, और ये भी क्या, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या है, ए है। ए और ए मिलके क्या बना दे, यहाँ पे आ बना गए, और शब्द क्या बन जाएगा, त्रिपुरारी। शिव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर इस शब्द में आपसे समास पूछ लिया जाए तो इस शब्द में जो है बहुव्रीहि समास है। इस शब्द में समास कौन सा है, इसमें बहुव्रीहि समास है, क्योंकि जो अरि का अर्थ होता है यहाँ पे शत्रु। त्रिपुर नाम का एक राक्षस था जिसका वध किसने किया था, भगवान शिव ने किया था। तो ये रूढ़ शब्द बन गया, किसके लिए बन गया, भगवान शिव के लिए बन गया, क्योंकि अरि का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे शत्रु होता है। ठीक है, तो शब्दों को आप जब तक इसमें से उपसर्ग कौन से हैं, प्रत्यय कौन से हैं, संधि के साथ साथ में आप देखेंगे कि मैंने आपको ये बताया था कि संधि में आप साथ साथ में आपके जो 50% तक क्या है उपसर्ग भी आपके साथ में आएंगे, इसमें साथ में प्रत्यय भी आएंगे और साथ में समास भी क्लियर होते चलेंगे। तो संधि की जो क्लास है कम से कम वो 8 या 10 घंटे की क्लास होगी इसमें। तो आप देखना कि एक एक शब्द में हमने क्या किया है, यहाँ पे वर्ण परिवर्तन किया है, और वर्ण परिवर्तन कैसे हुआ है, संधि के साथ में आपको संधि विच्छेद आना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगला शब्द हम देखते हैं तीर्थ धन अटन। इस शब्द में तीर्थ में भी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आप मात्रा अगर देखते हैं स्वर की तो कौन सी है, ए मात्रा है, और अटन में भी आप देखेंगे ए है, और ए मिलके क्या बना गए, आ। जब तक आप दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप इसका मूल शब्द का अर्थ भी नहीं पता कर पाएंगे कि तीर्थ का तीर्थ स्थल जो धार्मिक तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान की कुछ लीलाएं होती हैं उस स्थान को कई तीर्थ के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। और अटन का अर्थ होता है भ्रमण।
अब इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलना भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्दों का अलग अलग स्वतंत्र अर्थ निकलना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलता तो इस शब्द का भी क्या होगा, आप दोनों को अर्थ जब मिलाएंगे तो एक स्वतंत्र अर्थ इसका नहीं बन पाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे शब्द कौन सा बनेगा, यहाँ पे तीर्थाटन, यानी जो तीर्थ का भ्रमण करता है उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे तीर्थाटन शब्द का क्या हो गया, यहाँ पे निर्माण हो गया। अब एक शब्द और है कामधन ऐनी। कामदेव की जो पुत्री थी उसका नाम था काम, ठीक है। तो कामधन ऐनी, अब इसमें क्या ए की मात्रा है और ए क्या है यहाँ पे, और दोनों मिलके क्या बना दिए आ, और शब्द क्या बन जाएगा, कामायनी। शब्द क्या बन गया यहाँ पे, कामायनी, क्योंकि ए और ए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पे ए, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है, ए है। इन दोनों में क्या हो गया, वर्ण विकार। वर्ण विकार होने से जो नए शब्द का निर्माण हो गया वो पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई। अब आप देखना आगे शब्द जो होगा रत्न धन अवली। अवली शब्द का अर्थ मैंने बताया था पंक्ति या कतार, पंक्ति या कतार। अब आप देखेंगे कि इसमें भी क्या है, ए स्वर के, ए जो स्वर की मात्रा के रूप में आया है, और इसमें जो ए क्या है गया, मूल रूप में आया है, और ए और ए मिल के क्या बना दिए, यहाँ पे आ बना दिए, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, रत्नावली। क्योंकि रत्नावली शब्द जैसे आ जाए, फिर आपसे पूछे कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रत्न की अवली, यानी कि जो रत्नों की जो अवली का अर्थ क्या है, यहाँ पे पंक्ति है, तो रत्नों की जो पंक्ति होगी उसके लिए क्या शब्द बना है, यहाँ पे रत्नावली शब्द का निर्माण हुआ। अब आगे देखना गीत धन अवली। तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, गीतावली। इसमें भी ए है और इसमें भी क्या है, ए है, और दोनों मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे आ का निर्माण कर दिए। फिर अगला शब्द हम देखते हैं कविता धन अवली, और शब्द क्या बन जाएगा, कवितावली। तीसरा शब्द हम देखते हैं रचना धन अवली, दोहा धन अवली, शब्द क्या बन गया, दोहावली। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको ध्यान रखना कि आ के साथ में ए आ रहा है तो भी आ बन रहा है, आ के साथ में ए आ रहा है इसमें भी तो भी आ बन रहा है, और आ के साथ में ए और ए मिलके भी क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आ का निर्माण कर रहे हैं। तो ए और ए के ये सारे उदाहरण हमने देख लिए। एक शब्द और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे परम धन अणु, तो शब्द क्या बन जाएगा, परमाणु। इसमें भी आप देखेंगे कि ए और ए मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे आ बना दिए। फिर हम देखेंगे एक शब्द और है हिम धन अंशु, और शब्द क्या बना दिए, हिमांशु। जब तक आपको संधि और संधि विच्छेद दोनों में अंतर करना नहीं आएगा तब तक आप शुद्ध शब्द का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम दोनों शब्दों को अलग अलग करते हैं तो दोनों शब्दों का यहाँ क्या है, एक स्वतंत्र अर्थ निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हिम का अर्थ क्या हो गया, बर्फ, और अंशु, अंशु यानी बर्फ जो यहाँ पे जमी रहती है उस स्थान विशेष के लिए क्या शब्द आ गया, हिमांशु। ये किसी का नाम भी होता है, हिमांशु शब्द का निर्माण। जैसे एक शब्द और लिखते हैं प्रधन अंत। अब प्र के अंदर आप देखेंगे कि ए सिर्फ किसके रूप में आया है, मात्रा के रूप में आया है, और ए मिलके क्या बना दिए यहाँ पे, इसके साथ में अनुस्वार है तो भी आ जो बनेगा वो अनुस्वार के साथ में आएगा, और शब्द क्या बन गया यहाँ पे, प्रांत शब्द का निर्माण हो गया। तो ए और ए से मिलकर के आप अंतिम निष्कर्ष के रूप में हम कहाँ पर पहुँचते हैं कि अंतिम निष्कर्ष के रूप में क्या किसका निर्माण होगा, वहाँ पे दीर्घ आ का निर्माण होगा। उस संधि में क्या कहेंगे, उस संधि का क्या नाम है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। जैसे एक शब्द और देखते हैं हम शूरधन अरी।
और शब्द क्या बन जाएगा, सुरारी। तो कहने का अर्थ है कि संधि में जो होगा दो तरीके से परिवर्तन होगा, या तो दोनों वर्णों में परिवर्तन होकर एक नए वर्ण का निर्माण हो जाएगा, या पूर्ववर्ती वर्ण की जो मात्रा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। अब आप देखना आगे, एक शब्द लेते हैं स्वधन अध्याय। स्वधन अध्याय, इस शब्द में भी आप देखेंगे ए और ए मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, स्वाध्याय। एक शब्द और देखते हैं, स्वधन अभिमान। ए और ए मिलके क्या बना दी यहाँ पे, आ, और शब्द क्या बन जाएगा, स्वाभिमान। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इसको स्वागत के साथ में दिया जाता है कि स्वागत या स्वाभिमान शब्द में कौन सी संधि है। तो ध्यान रखना दोनों में अलग अलग संधि है, क्योंकि स्वागत शब्द में जो होगा हम देखेंगे कि इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है, क्योंकि स्वागत शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत होगा। देखने में दोनों स्व स्व लग रहे हैं, इसलिए हम आपको कई बार परीक्षक क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि स्वागत और स्वाभिमान शब्द में कौन सी संधि है। तो ध्यान रखना कि स्वाभिमान शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। और स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, इसमें यण स्वर संधि है। और इसके अंदर सु क्या है, इसके अंदर उपसर्ग है, और आ भी क्या है, इसमें उपसर्ग है। आ भी क्या है, उपसर्ग है, सु भी क्या है, इसमें उपसर्ग है। तो ध्यान रखना कि स्वागत शब्द में कितने उपसर्ग हैं, इसमें 2 उपसर्ग हैं। फिर हम एक शब्द और देखते हैं यहाँ पे, अभेदन। ये भी कई बार शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। कई बार क्या किया जाता है, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है कि इस शब्द का सही जो शब्द है वो क्या बनेगा। अब आपको देखना है ये है कि ए और ए मिलके क्या बन जाएंगे, यहाँ पे अभयारण्य शब्द बन जाएगा। परीक्षा में आपको शब्द शुद्धि में जो आएगा, कई बार जगह आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे ऐसा लिखा आपको मिलेगा, ये क्या होता है, अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध होता है। अशुद्ध क्यों होता है, क्योंकि आप देखें कि अभयारण्य शब्द में अभय, जिसमें किसी तरह का भय नहीं है, और अरण्य का अर्थ होता है जिस जंगल में आप घूमने के लिए जा रहे हो वहाँ पे किसी तरह का कोई जानवरों से या किसी तरह का कोई भय नहीं होता, उस स्थान के लिए क्या शब्द प्रचलित है, अभयारण्य। तो अभयारण्य शब्द में आपको ये क्या है, अशुद्ध है। अब अभयारण्य शब्द में अ उपसर्ग है, भय इसमें शब्द है, और अरण्य आप देखेंगे ए क्या है, इसमें उपसर्ग है। ए क्या है, इसमें उपसर्ग है। तो ध्यान रखना कि संधि अगर आपको अच्छे से आ गई तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा इस शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है, कौन सा इसमें प्रत्यय है। तो ध्यान रखना ये 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। स्वाभिमान शब्द में पूछ ले तो आपको दीर्घ संधि बतानी है। स्वागत शब्द आ जाए तो इसमें कौन सी संधि बतानी है, आपको यण संधि बतानी है। स्वागत शब्द में सु क्या है, इसमें उपसर्ग है। क्या है, सु कौन क्या है, इसमें उपसर्ग है, और आ भी इसमें उपसर्ग है। तो स्वागत शब्द में 2 उपसर्ग हैं, सु और आ, और गत क्या है, इसमें मूल शब्द है। फिर आप देखेंगे अभयारण्य शब्द में कौन सी संधि है, तो अभयारण्य शब्द में आपको दीर्घ संधि करनी है। और शब्द कैसे लिखा जाता है, शुद्ध शब्द कैसा होगा, ये होगा अभयारण्य आपको ऐसा दे, भय आधा लिखे तो वो शब्द कैसा होगा, अशुद्ध होगा। तो ध्यान रखना कि अभयारण्य में ए उपसर्ग है, यानी अभयारण्य शब्द का अर्थ है कि जिसमें किसी तरह का कोई भय नहीं होता। जिस जंगल या वन में आप घूमने के लिए जा रहे हो उसमें किसी तरह का कोई भय नहीं होता, उसके लिए क्या शब्द बन गया, यहाँ पे अभयारण्य शब्द का निर्माण हुआ है। एक शब्द और लिखती हूँ मैं यहाँ पे, राष्ट्रधन अध्यक्ष। राष्ट्रधन अध्यक्ष, तो शब्द क्या बन जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष। शब्द क्या बन जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष। तो
आपको इतने उदाहरण दिए, इससे कुछ तो ये लगने लग गया कि जहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है वहाँ पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा था ए और ए मिलके भी क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। चाहे ए आ प्रारंभ में आ जाए, ए बाद में आ जाए तो भी आ बनेगा। अगर दोनों साइड में, दोनों शब्दों में, यानी कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण भी आ रहा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी आ रहा है तो भी क्या बनेगा, यहाँ पे आ का निर्माण होगा। तो आपको देखना है कि जो आ अगर बन रहा है तो उसमें कौन सी संधि है। जैसे एक शब्द और हम देखते हैं, चरण धन अमृत। चरण धन अमृत, तो शब्द क्या बन जाएगा, चरणामृत। इन दोनों शब्दों में आप देखें यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है और दोनों मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे आ बना दिए और शब्द क्या बन गया यहाँ पे, चरणामृत। और शब्द जो होता है इसमें ए और ए मिलके क्या बना दिए, आ बना दिए। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा में क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई। देखना एक शब्द और लिखती हूँ मैं, सूर्य धन अस्त। सूर्य धन अस्त, इसमें भी क्या है, ए है। ए किसके रूप में आया है, सिर्फ मात्रा के रूप में आया है और इसमें ए क्या आया है, पूर्ण मूल स्वर के रूप में आया है और शब्द क्या बन गया यहाँ पे, सूर्यास्त। तो ये हमने उदाहरण देखे ए और ए के और आ के उदाहरण देख लिए। अब देखना एक शब्द और है, जैसे विद्याधन अर्थी। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो भी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। अर्थी का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला, जो विद्या को ग्रहण करने वाला होता है उसके लिए क्या शब्द बना है, यहाँ पे विद्यार्थी शब्द का यहाँ पे निर्माण हुआ है। अब देखना एक शब्द और देखते हैं हम, विद्याधन अर्जुन। विद्याधन अर्जुन, तो यहाँ पे भी क्या है, आ रहा है। ये आ किस रूप में आ रहा है, सिर्फ मात्रा के रूप में आ रहा है और यहाँ पे ए क्या है, मूल स्वर के रूप में आ रहा है और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, विद्यार्जन। जो विद्या का अर्जन करता है यानी कि ज्ञान प्राप्त करता है वो किसके लिए आता है, विद्यार्थी वर्ग के लिए आता है। तो शब्द क्या बन गया यहाँ पे, विद्यार्जन शब्द का निर्माण हो गया। अब आप देखेंगे श्रद्धाधन अंजलि। श्रद्धाधन अंजलि और शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ पे क्या है, अनुस्वार के साथ में ए है। तो अगला जो आ बनेगा वो किसके साथ बनेगा, अनुस्वार के साथ में बनेगा और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, श्रद्धांजलि। शब्द क्या बन गया, श्रद्धांजलि। अंजलि शब्द का ध्यान रखना, ली की मात्रा कैसी होती है, इसके अंदर छोटी होती है यानी कि ह्रस्व होती है। एक देखना, युवाधन अवस्था। तो आ क्या कैसे किस रूप में आया, यहाँ पे मात्रा के रूप में आया है और ए क्या है, मूल स्वर के रूप में आया है और शब्द क्या बन गया, युवावस्था। युवावस्था की आ प्रारंभ में आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे और शब्द क्या बन गया यहाँ पे, युवावस्था शब्द का निर्माण हो गया। अब अगला शब्द देखना, कक्षाधन अध्यापक। कक्षाधन अध्यापक। अब कक्षा में क्या है, आ की क्या किस रूप में आया है, मात्रा के रूप में और ए और दोनों मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे आ बना दिए और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, कक्षाध्यापक। क्या बना दिए यहाँ पे, कक्षाध्यापक। अगर अध्यापक शब्द अकेला भी आ जाए, अध्यापक शब्द अकेला भी आ जाए तो इसमें भी संधि है, लेकिन इसमें संधि कौन सी है। जैसे अध्यापक शब्द आपको पूछ लिया जाए कि अध्यापक शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे आ दिख रहा है तो इसमें दीर्घ संधि होगी, लेकिन इसमें दीर्घ संधि नहीं है, क्योंकि इस शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे क्या होगा, अधिधन आपक। ये यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का है, यण संधि का ये उदाहरण है। इसलिए ध्यान रखना है आपको कि अध्यापक शब्द में अगर आपको आ दिख जाए तो आप ऐसे मत कर देना कि इसके अंदर क्या है, दीर्घ संधि है। इसमें दीर्घ संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें यण स्वर संधि है, क्योंकि यण स्वर संधि में हमने देखा था ये, व, रे और ले का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था।
ठीक है। तो आपको देखना है कि यण स्वर संधि की जो 90% है, यानी कि 90% जो शब्द बनेंगे उसमें ये व र बनेंगे, उससे पहले का वर्ण जो होगा वो कैसा आएगा, हमेशा आधा आता है। तो कक्षा अध्यापक अगर अकेला शब्द आ जाए तो आपको कौन सी संधि बतानी है, इसमें दीर्घ स्वर संधि बतानी है। अगर अध्यापक शब्द अकेला आ जाए तो आपको इसमें कौन सी संधि बतानी है, इसमें यण संधि बतानी है। अब देखना एक शब्द और लेते हैं हम, तथा धन अपि। इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, तथापि। शब्द क्या बन गया यहाँ पे, तथापि शब्द का क्या हो गया यहाँ पे, निर्माण हो गया है। फिर अगला शब्द हम देखते हैं, पूरा धन अवशेष। पूरा धन अवशेष। अब इसमें भी क्या आ रहा है, आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ, और शब्द क्या बन जाएगा, पूरा अवशेष। शब्द क्या बन गया यहाँ पे, पूरा अवशेष का निर्माण हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक आप दोनों शब्दों का संधि विच्छेद नहीं करेंगे तब तक भी आपको स्पष्ट नहीं पता चलेगा किस शब्द में संधि कौन सी है। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ भी निकलना आपको जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो दो अलग अलग पदों का निर्माण करते हैं, जो नए शब्दों का जो अलग अलग शब्द बनते हैं उन दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकलना भी संधि की क्या है, एक पहचान के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप देखेंगे अगला जो शब्द है वो है सभाधन अध्यक्ष। सभाधन अध्यक्ष, तो शब्द क्या बन जाएगा, सभाध्यक्ष। तो इसमें क्या है, आ है और ए है, तो भी मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आ का निर्माण कर रहे हैं। फिर देखना कवितावली। तो इसमें भी आ और ए मिलके भी क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आ का निर्माण कर रहे हैं। फिर आप देखना अगला शब्द हम देखते हैं, महाधन आ से। महाधन आ से, इसमें भी आ किसके रूप में आया है, मात्रा के रूप में आया है, और ये आ कैसा आया है, मूल स्वर रूप में आया है, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, महाआशय। महाशय, ठीक है। तो आप ये देखें कि इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, और दोनों मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे आ बना दिए, और शब्द क्या बन जाएगा, महाशय शब्द का यहाँ पे क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। फिर आप देखेंगे अगला जो शब्द है, एक शब्द और देखते हैं हम, क्रियाधन आत्मक, और शब्द क्या बन जाएगा, क्रियात्मक। इसमें भी आ है और आगे भी क्या है, आ है, और दोनों मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे आ बना दिए, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्रियाधन आत्मक से शब्द क्या बन जाएगा, क्रियात्मक शब्द का यहाँ पे निर्माण हो गया है। फिर आप देखेंगे स्वेच्छाधन स्वेच्छाधन आचारी। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आ है और यहाँ पे भी आ है, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्वेच्छाचारी। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्वेच्छाचारी शब्द का क्या हो गया, निर्माण हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी आ है और यहाँ पे भी आ है, दोनों शब्द मिलके क्या बना जाएंगे, विद्याश्रम। आपको इस रिकॉर्डिंग में इतने सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि आप परीक्षा में जो है आपको अन्य कहीं से भी कोई भी अन्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कम से कम भी हम संधि में जो 1000 उदाहरण के आसपास आपका अभ्यास हो जाएगा, तो आपको संधि में जो है देखेंगे कि आपको इसी रिकॉर्डेड क्लास से ही आपको परीक्षा में कोई ना कोई शब्द आपको वहाँ पर परीक्षा में मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे अगला जो शब्द है, रचनाधन आत्मक, और शब्द क्या बन जाएगा, रचनात्मक। शब्द क्या बन गया यहाँ पे, तो कहने का अर्थ है कि प्रथम शब्द में ए आ रहा है, द्वितीय शब्द में ए आ रहा है तो भी आ बनेगा। अगर दोनों शब्दों में यहाँ पे भी आ है और यहाँ पे भी आ है तो भी क्या बनेगा, यहाँ पे आ बन जाएगा। फिर देखना विद्याधन आले, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे,
विद्यालय। विद्याधन आलय का अर्थ होता है स्थान। विद्या का जो स्थान होता है उसके लिए क्या शब्द बोलते हैं हम? विद्या से जहाँ से प्राप्त की जाती है तो उसके लिए क्या लिखा? आलय का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? स्थान। तो विद्या जहाँ प्राप्त की जाती है उस स्थान का नाम क्या रखा गया है यहाँ पे? विद्यालय। एक शब्द और देखते हैं हम, चिंताधन आतुर। इसमें भी आप देखेंगे आ और आ मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे दीर्घ आ का निर्माण करेंगे और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? चिंतातुर। तो ये दीर्घ संधि के हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। अब आप एक शब्द और लिखती हूं मैं, वार्ताधन आलाप। तो शब्द क्या बन जाएगा? वार्तालाप। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? वार्तालाप बन जाएगा। फिर आप देखेंगे इसमें काराधन आवास। कारावास। शब्द क्या बन गया? तो ए और आ मिलके भी क्या बना गए? यहाँ पे आ का निर्माण कर गए। तो ए और ए मिलके भी क्या बना गए? आ बना गए। आ और आ रहा तो भी क्या बन रहा है? इसमें आ बन रहा है। फिर आप इसमें देखेंगे कृपाधन आकांक्षी। कृपाधन आकांक्षी जैसे एक शब्द मैंने लिखा है तो इसका जो संधि बनेगा हम वो करेंगे तो क्या बनेगा? कृपांक्षी। तो ये आप ही ध्यान रखना है ठीक है। तो इससे भी क्या हो गया? जो ये अनुस्वार है वो किस पे रहेगा? यहाँ पे क्षय पे रहेगा। तो ध्यान रखना है आपको। ये नए शब्द का भी क्या हो गया? इससे निर्माण हो गया। फिर आप देखेंगे नए शब्द क्या बन गया यहाँ पे? महात्मा बन गया। क्या बन गया यहाँ पे? महात्मा बन गया। तो आप इसका भी देखेंगे कि जो नए शब्दों का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है? संधि से हो रहा है। तो ये संधि में हमने देखा था कि ए और ए मिलके क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। चाहे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हो, चाहे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए हो तो भी क्या बनाएगा? आ बनाएगा। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो क्या आ रहा है? आ रहा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी आ रहा है तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा।